दोस्तों, ये एक ऐसा एनीमे है जिसे मैंने एक ही दिन में 9 के 9 एपिसोड खत्म कर दिए। इतना अच्छा होने के बाद भी 9 एपिसोड के बाद इसका कोई भी एपिसोड नहीं आ रहे हैं। पता नहीं कब आएगा। मुझे इसमें इतना इंटरेस्ट था कि मुझे इसके बाद क्या होता है जानना था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए भी लाऊं। मांगा के चैप्टर्स एपिसोड 9 के बाद में कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। एपिसोड 9 में हमने देखा था आकिरा, शिजुका और केंचो अपने और एक दोस्त के साथ आखिरकार आकिरा के विलेज में पहुंच चुके हैं। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं आकिरा तेंदो बकेट लिस्ट के अनुसार उसके हेयर को रेड लुक्स में चेंज करा लेता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। और तभी हम देखते हैं उसकी माँ उन सब के लिए खाना लेके आती है और उसकी लुक्स को देख के खुश होती है और कहती है, सॉरी आकिरा, तुम्हें यहाँ पे आके ये सब करना पड़ रहा है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ राइस बॉल्स बना के लाया है, प्लीज़ खा लेना। और सब कोई उनको थैंक यू कहते हैं। बाहर हम कुछ लेडीज़ को देखते हैं, वो सब बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं। आकिरा तेंदो उन सब से बातें करने लगता है। वहाँ पे एक लेडी थी जो रेड लुक पार्लर में काम करती थी और एक टोक्यो में टीचर थी और एक मूवी का मेकअप आर्टिस्ट थी। सबको यहाँ के बहुत खुश है और वो सब कहने लगते हैं, इस विलेज में सब हमसे कितना ज़्यादा काइंड है। यहाँ की खाना हवा बहुत ज़्यादा फ्रेश है। सच में हम इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। सब कोई बहुत ज़्यादा काइंड है। आशा करता हूँ ये दिन ऐसे ही शांति से कटते रहे। ये सुन के तेंदो बहुत ज़्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लकड़ी से जलता हुआ स्टोव को। हम देखते हैं शिजुका उसे बना रही होती है। उसके पीछे एक लेडी कहती है, माफ करना बेटी, ये तुम्हें करना पड़ रहा है। तुम तो इन सब से ज़्यादा फेमिलियर भी नहीं होगी। और उसकी बातें सुन के शिजुका बहुत ज़्यादा खुश होकर कहने लगती है, नहीं, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लाइफस्टाइल में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आता है। और वो लेडी उसे समझाती भी है, ऐसे राइस को कुक करना बहुत अच्छा भी होता है। शिजुका भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे से कोई बुढ़ा आदमी आके, अब बस पैनल को देखो, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, उसे पकड़ लेती है और चिल्ला चिल्ला के कहने लगती है, तुम मुझे अकेला छोड़ के गई। तभी शिजुका उस तरफ देखते हुए कहने लगती है, ग्रैंडपा आप। वो लेडी समझाती है कि जब से उसकी ग्रैंडमा गई है तब से उसके ग्रैंडपा का ये हाल है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है, उसके हाथ में चोट लगा था और वो रस्सी मांगने आया था। उसको ऐसे हालात में देख के शिजुका उसे थोड़ा सा एडवाइस देती है कि क्या कैसे करना है। उसकी बात सुन के वो लेडी थोड़ा सा गुस्सा होकर कहने लगती है, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि तुम्हें सब कुछ पता है, क्या तुम एक डॉक्टर हो? उस लेडी की बात सुन के शिजुका थोड़ा सा नर्वस होकर कहती है, नहीं ऐसा नहीं, दरअसल जब मैं छोटी थी तब मुझे डॉक्टर्स इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने कुछ बुक्स पढ़ा है। और ये बातें बाहर से कुछ लोग सुन लेते हैं और तभी देखते हैं एक के बाद एक सारे लोग घर के अंदर अपने ट्रीटमेंट के लिए जाने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी जगह हमें दिखाया जाता है केंचो को, और वो इंसानों की ठट्ठी को देख रहा था और उसको देख के बस अपना नाक बंद करके कहने लगता है, क्या सच में हम फर्टिलाइजर के लिए इसे यूज करने वाले हैं? वो आदमी हंसते हुए कहने लगता है, हमारे पास अब यही है, थैंकफुली कि ये नेचुरल वन है। हम जमीन से उगा हुआ चीजें खाते हैं, उसी को जमीन पे देते हैं। अच्छा है, और इस साल का जापान का रेन भी बहुत अच्छा हुआ है। पर ये सब केंचो को बिल्कुल ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था। तभी वो पीछे एक छोटी सी बच्ची को देखता है। वो बच्ची बहुत ज्यादा सैड थी, इसीलिए वो उस आदमी से पूछता है आखिर उस बच्ची को क्या प्रॉब्लम है। वो आदमी बताता है कि जब से वो यहाँ आई है तब से वो ऐसी ही है, शायद उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया है इसीलिए, और उसके पास अब कोई भी नहीं है सिवाय इस डॉग के। ये बातें सुन के केंचो को बुरा लगता है और इसीलिए वो उसे हंसाने के लिए उसके पास जाके जगलिंग करने लगता है, उसको हंसाने की कोशिश करने लगता है। पर हम देखते हैं उस बच्ची को उसकी बातों में या फिर उसकी जगलिंग में बिल्कुल ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। और वो बच्ची उसकी ऐसी हरकतें देख के उसे कहने लगती है, मिस्टर, क्या तुम एक लॉलीकॉन हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? तुम मेरे जैसे किसी से बात करना चाहते हो? केंचो कहने लगता है, कोई भी हो, चाहे वो बुढ़ा हो या फिर जवान हो, सबसे पोलाइटली बात करना अच्छा होता है। और जब सामने एक ब्यूटीफुल वुमेन हो। उसकी ये बातें सुन के वो बच्ची को अजीब लगता है और वो कहता है, क्या पोलाइट? हाँ सही है, अगर तुम इटाली में होते किसी लेडी को देख के स्माइल देना या फिर उसकी तारीफ करना एक्सट्रीमली रूड माना जाता है, तुम्हें पता है ना, तुम सच में अजीब हो मिस्टर। और हम देखते हैं तभी वो बच्ची हंस देती है और ये देख के केंचो भी कहता है, सच में मुझे पता नहीं था, पर मुझे इतना पता है कि तुमने हंस दिया है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। वो लड़की भी हंसते हुए और खुश होते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करती है और अपना नाम अंजू कहती है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं बेट्रिक्स को।
वो एक लेडी के साथ वाटर व्हील देखने आई है। वो लेडी उसे समझाती है ये वाटर व्हील्स जिस नदी में है उसका बहाव भी बहुत अच्छा रहता है, यहाँ से अच्छी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो होती है, पर इन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता। यहाँ तक कि जितना ज़्यादा ज़रूरत होता है इससे उतना ही यूज़ करते हैं ताकि बिजली को बचाया जा सके और अच्छे कामों में लगाया जा सके। यहाँ तक कि वो गांव के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फेंस भी लगाए हैं ताकि बाहर की तरफ से कोई हमला ना कर पाए। यह सुन के बेट्रिक्स सोचने लगती है, हाँ सच में ये बिल्कुल सही है। वो लोग अगर ज़ॉम्बी भी है तो उनके पास भी तो हमारी जैसा ही इंसानों का टिश्यू सेल्स वो सब हैं, तो उनको भी तो शॉक ज़रूर लगेगा। तभी वो सारे सर्किट ब्रेकर्स की तरफ देखते हैं, उन सबको कैसे यूज करते हैं। वो लेडी उसे अच्छे से समझाती है। सीन शिफ्ट होता है, उन्हीं सारे लेडीज को देखते हैं। तेंदो उनके साथ बात करने लगता है। वो सारे लेडीज उससे कहने लगती है, हम सब शहरों में रहा करते थे, पर जब से हमने इन सारे गाँव वालों के साथ रहना शुरू किया हम सब एनर्जी के बारे में सोचने लगे। और ये सुन के तेंदो को थोड़ा सा अजीब लगता है। वो लेडीज कंटिन्यू करती है और कहने लगती है, जब हम टोक्यो में थे हमें सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी गैस की ज़रूरत तो होती थी, पर उन सबको हम पैसे से खरीदते थे और ये सबसे ज़्यादा बुरा था। पर यहाँ पे सब कुछ अलग है। अगर हम सबको कुछ चाहिए वो सब हमको बनाना पड़ता है और उन सब के लिए हमें सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी को बचाना पड़ता है। और जब शाम होता है या फिर आफ्टरनून को हमें वेंटिलेशन मिल जाता है तो या फिर बाकी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। और यहाँ के सारे जॉब्स बिल्कुल डिफरेंट है हमारे शहरों की लाइफ। यहाँ पे सब कुछ के लिए टाइम और एफर्ट की ज़रूरत है और अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे जी नहीं पाएंगे। तभी हम देखते हैं केंचो सारे मुर्गी को पकड़ रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शिजुका सबकी पेन या फिर सबको डॉक्टर की तरह ट्रीट दे रहा है। फिर केंचो को उस बच्चे के साथ देखते हैं, वो बच्ची उसके साथ बहुत ज्यादा खुश है। वो लड़की कंटिन्यू करती है और कहती है, जब मैं टोक्यो में था वहाँ पे बहुत सारे लोग थे पर फिर भी मुझे बहुत ज्यादा लोनली फील होता था। लोगों से मिलता जरूर था पर उनको सिर्फ काम के वजह से मिलता था, ऐसा नहीं कि उनके साथ कोई भी लगाव था। पर यहाँ पे सब कुछ अलग है। हाँ शहर में सब कुछ मिल जाता था पर हमें कोई कदर नहीं होता था और यहाँ पे सब कुछ का एक लिमिट है और ये लिमिट ही सबसे अच्छी चीज़ है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी जगह हमें दिखाया जाता है तेंदो अपने पापा के साथ खेत में काम कर रहा है और तभी वहाँ पे केंचो भी आता है। वो लोग एक दूसरे के साथ बातें कर ही रहे थे। केंचो पीछे देखता है उसी बंदे को जिस बंदे को हम एपिसोड 9 के एंडिंग में देखते हैं और वो उसे देख के कहता है, क्या वो वही है ना? वो चिल्ला के कहता है, हे हिगुराशी तो तुम जिंदा हो। पर हिगुराशी को देखते हैं वो उनकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है और बिना रिप्लाई दिए ही वहाँ से चला जाता है। तेंदो केंचो को कहता है, हिगुराशी वो कौन है? केंचो कहता है, वो हमारे साथ ही हमारे स्कूल में सेम बैच में था। कुछ दिन तो अच्छे से पढ़ाई किया था पर इस स्कूल में ही वो छोड़ के चला गया और कभी वापस नहीं आया। मैंने रूमर सुना था कि वो जॉब देखना भी छोड़ चुका था और दूसरों से मिलना जुलना भी छोड़ चुका था। मुझे नहीं पता था कि हम यहाँ पे इस तरह मिलेंगे। तेंदो भी ये सब सुन के शॉक होता है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। हिगुराशी को दिखाया जाता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और वो कहता है, पता नहीं मुझे इन एनोइंग बंदों की क्यों याद आ रहा है। तुम लोग हमेशा मज़े करते थे, हमेशा खुश रहते थे जैसे कि नॉर्मीस हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें रात की सीन दिखाया जाता है। तेंदो का पापा बाहर बैठा हुआ है और ड्रिंक कर रहा है। तभी वहाँ पे तेंदो आता है और कहता है, हे पापा क्या साथ में ड्रिंक करे? ये सुन के उसका पापा आसानी से मान जाता है और हम तभी देखते हैं तेंदो अपने पापा को सर्व करने लगता है। पर तेंदो को अपने पापा की हाथ और बाल देख के थोड़ा सा अजीब लगता है और वो सोचने लगता है, क्या पापा के हाथ पहले से ही ऐसे थे? और पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है पहले से उनका सर का बाल बहुत जल्दी वाइट हो रहे हैं। और तभी तेंदो अपने पापा को कहता है, हे डैड पता नहीं मुझे लग रहा है जब से मैं यहाँ पे वापस आया हूँ मुझे यहीं पे रहने का मन है, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। आप इतने बड़े ज़मीन को अकेले ही फॉलो करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है और माँ को भी एक अच्छा हेल्पर मिल जाए तो कितना अच्छा होता। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसी जगह पे रहूँगा। पर पता नहीं उसकी ये बात सुन के उसके पापा खुश नहीं होते और कहते हैं, अगर तुम एक मर्द हो तो तुम्हें इससे भी बड़ा कुछ सोचना चाहिए। और उसकी ये बात सुन के तेंदो कहता है, क्या आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपका थैंकफुल हूँ इसीलिए यहाँ पे रहना चाहता हूँ। उसके पापा कहते हैं, जब तुम बच्चे थे तुम्हारे सपने क्या थे आकिरा? और ऊपर देखते हुए वो कहने लगते हैं, आकिरा क्या तुमने कभी सोचा है स्पेस से हमारी पृथ्वी कैसी दिखती होगी? एकदम छोटा सा,
जब तुम ये महसूस कर लोगे कि वहाँ पे इस बड़े से यूनिवर्स के अंदर, इस छोटे से प्लैनेट में, इस छोटे से इंसान के रूप में तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तो तुम्हारा कोर, तुम्हारा अंदर से सब कुछ हिल जाएगा। तो इसीलिए बाहर जाओ, टोक्यो में, शहर में जाओ, अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी ढूंढो। और तभी हम देखते हैं वो खड़ा होते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहने लगते हैं, और क्या तुम्हें पता है, जब मैं बच्चा था मैं स्पेस में जाने के बारे में सोचता था। ये बात सुन के टेंदो को शौक लगता है, क्योंकि अब तक हम उसके पापा को बहुत ज़्यादा सीरियस देखते हैं, और इसी मोमेंट पे उसके पापा हंसने लगते हैं। ये देख के टेंदो भी खुश होता है, और तभी उसके पापा उसे समझाते हुए कहता है, एक ड्रीम रखो अकीरा, बड़े वाले ड्रीम। एक इंसान जिसके पास कोई ड्रीम नहीं है, वो बिल्कुल उस जेलीफिश की तरह है, वो बस पानी के अंदर इधर उधर ड्रिफ्ट कर रहा है, वो भी बिना कोई एम के। बाय द वे अकीरा, ये जो रेड लुक है ये तुम पे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। और हम तभी देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल जाते हैं। अकीरा भी अपने पापा के साथ ड्रिंक करते हुए बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी लिस्ट का 31 विश, स्पेंड टाइम विथ माई पेरेंट्स, ख़त्म होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है हिगुराशी को, और वो कहने लगता है, अब टाइम आ चुका है हमारे मज़े करने का, ये इन सारे इंसानों का लास्ट समर होगा। सुबह होता है, पर उससे पहले हिगुराशी का दोस्त एक एक करके सारे चीज़ों को बर्बाद करके उस घाव से निकल के उस टनल के पास पहुंचते हैं, और उस टनल के पास जाके उन सारे ब्लॉक किए हुए पत्थर, ट्रैक्टर और सारे दरवाजे को खोल देते हैं। क्योंकि टेंदो की तरह हिगुराशी की भी बकेट लिस्ट है, पर उसकी सारे लिस्ट में सब कुछ इविल तरह का लिखा हुआ है। जैसे कि उसका 35 विश है सोसाइटी में मेस क्रिएट करना। और तभी हम देखते हैं जो एपिसोड 9 में दिखाया गया था, उसका प्लान है सारे विलेजर्स को जॉम्बी में कन्वर्ट करना, जो उसका लिस्ट का 36 विश भी है। और तभी हम देखते हैं वो सब सारे जॉम्बीज को खोल देते हैं, विलेजर्स की तरफ कर देते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं और एपिसोड जल्दी ला पाऊँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।